जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ आज मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियोस में बताया भी था, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो, कि हम लोग हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एंशिएंट हो गया, मेडिएवल हो गया और मॉडर्न हो गया। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्जाम्स हैं और मॉडर्न का स्कोप बहुत ज़्यादा है। ठीक, इस वजह से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, और मॉडर्न को भी हम 2 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे। एक पीरियड होगा 1707 से लेकर के 1857 तक, ठीक है, जिसमें कि हम डिक्लाइन ऑफ मुगल के बारे में पढ़ेंगे और जो ब्रिटिशर्स थे या फिर जो यूरोपियंस थे उनके बढ़ते हुए प्रभाव को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगला पीरियड होगा 1857 से लेकर के 1947, जिसमें अनेकों आंदोलन हुए, ठीक, बहुत सारे विद्रोह हुए। तो उन सभी चीज़ों के बारे में, और यहीं पे धीरे धीरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव भी रखी जाने लगी। तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे 1857 से लेकर के 1947 के पीरियड में। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि डाउनफॉल ऑफ मुगल्स का किस तरीके से रिलेशन होगा आपके मॉडर्न में। ठीक, आपने अगर पीछे का हिस्ट्री नहीं भी पढ़ा है तो कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत इजीली, और इस चीज़ को बनाने से पहले हमने आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। चाहे वो आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जा रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, मेरा प्रयास है कि वो हर तरह का क्वेश्चंस मैं इसमें आपके साथ रख दूं। तो सबसे बड़ा चीज़ होगा कि आपको कम से कम एक वीडियो तो कम से कम विश्वास बना के देखना होगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लगे तो अगले वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज यहीं पे रोक दीजिएगा। तो बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देंगे कि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स कब शुरू होता है, अर्थात मुगलों का पतन कब शुरू होता है। तो औरंगजेब के शासन तक तो मुगल बहुत स्ट्रांग स्थिति में रहते हैं। ठीक है, पतन कब से शुरू होता है, तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है। और औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 1707 ईस्वी में। और 1707 ईस्वी के बाद धीरे धीरे मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, औरंगजेब के कुल 5 पुत्र थे। ठीक है, जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे मोहम्मद अकबर, मोहम्मद सुल्तान, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि मोहम्मद अकबर जो था, इसकी बनती नहीं थी औरंगजेब से, अर्थात ये औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ चला करता था। ठीक है, और यही वजह था कि मोहम्मद अकबर ये औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ होने की वजह से 1681 में, कब, 1681 में किससे विद्रोह कर दिया, औरंगजेब से ही। और औरंगजेब से जब विद्रोह किया तो औरंगजेब अपने आप में बहुत पावरफुल था, विद्रोह तो कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि इसको लगा कि मैं बचूंगा नहीं, और ये विद्रोह करके भाग आया कहाँ पे, शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, उनके पुत्र संभाजी के पास। उस समय मराठा शासक कौन थे, संभाजी। तो ये भाग करके कहाँ चला आया, संभाजी के पास। ठीक है, और जब ये संभाजी के पास भाग करके आया तो इस बात की जानकारी किसको पता चली, औरंगजेब को। ठीक है, और औरंगजेब यही कारण रहा कि 1689 यानी 1689 में कहाँ आया, संभाजी के पास। और यहां पर उसने, अर्थात दक्षिण भारत है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, और जब इस बात की जानकारी इस अकबर को पता चली कि अरे औरंगजेब तो दक्षिण भारत आ रहा है, यहां भी मुझे नहीं छोड़ेगा, तो इस स्थिति में क्या हुआ कि औरंगजेब के दक्षिण भारत पहुंचने से पहले ही मोहम्मद अकबर जो उसका बेटा था, वो क्या किया, काबुल निकल गया, और काबुल में ही उसकी मृत्यु भी हो गई। तो इस तरह से हम ये जान गए कि औरंगजेब के जीते जी ही उसके पहले बेटे का तो काम तमाम हो गया। ठीक है, कि ये मैं इसलिए आपको बता रहा क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि क्या वजह था कि औरंगजेब एक कुशल शासक होने के बावजूद भी औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगलों का पतन होने लगा, क्योंकि औरंगजेब के शासन तक मुगल बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में थे। ठीक है, दूसरा पुत्र मोहम्मद सुल्तान, ये भी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही मर चुका था। इसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है और ना ही इससे प्रश्न उठे हैं, इसी वजह से इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। ठीक है, हम उन्हीं चीज़ों को टच करेंगे जहां से अब तक प्रश्न बनते हैं और उनके जो लिंकिंग फैक्ट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद औरंगजेब के कितने पुत्र बचे, एक बचा मुअज्जम, एक बचा आजम और एक बचा कामबख्श, यानी कि औरंगजेब के 5 पुत्रों में से 3 पुत्र अभी जीवित बचे हैं। ठीक है, एक बात तो और भी यहां से याद रखेंगे आप कि औरंगजेब के समय कुल 21 सूबे थे मुगलों के पास। पहले जैसे आज हमारे यहाँ राज्य हैं, ठीक उसी तरीके से पहले सूबा होता था।
ठीक है। तो इस तरीके से औरंगजेब के पास कुल कितने सूबे थे? 21 सूबे थे, जिसमें एक सूबा अफगानिस्तान का था, 14 उत्तर भारत में सूबे थे, नॉर्थ इंडिया जिसको हमने लिखा है, और 6 साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में 6 सूबे थे। और हमें डिस्कस करना है इन्हीं 6 सूबों के बारे में, जिसमें से 6 सूबे दक्षिण भारत में कौन कौन से थे? औरंगाबाद, बरार, तेलंगाना जो कि अभी है, ठीक है। और इसके बाद ध्यान देंगे कौन सा? हैदराबाद, जो कि उस समय गोलकुंडा के नाम से फेमस हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद एक सूबा था खानदेश के नाम से, और एक सूबा था बीजापुर के नाम से, जो वर्तमान में कर्नाटक। तो ये 6 सूबे थे कहां? दक्षिण भारत में, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं इन तीनों पुत्रों के पास। आखिर ऐसा क्या वजह था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा? क्योंकि औरंगजेब के बारे में एक बात अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो पता है कि औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जो मुगल पीरियड में सबसे लंबे समय तक शासन किया था। यानी जितने भी मुगल शासक हुए उनमें सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक औरंगजेब था। और इसके मृत्यु के अचानक बाद ही मुगल कमजोर होने लगे। ऐसा क्या वजह था? तो ध्यान देंगे आप कि इसके 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम जो था वो कहां का था? काबुल का, यानी काबुल का सूबेदार कौन था? मुअज्जम। और आजम अहमदनगर गुजरात का सूबेदार था उस समय जब औरंगजेब जिंदा था। और कामबख्श कहां का सूबेदार था? बीजापुर का। लेकिन हुआ यह कि जैसे ही इन लोगों को पता चला कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई, कब? 1707 ईस्वी में। उन दिनों औरंगजेब का सबसे वफादार वजीर कहें तो कौन हुआ करता था? असद खां। और असद खां के बारे में एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि असद खां ऐसा वजीर था, ठीक, असद खां एक ऐसा वजीर था जो कि मुगल सल्तनत में सबसे लंबे समय तक वजीर रहने का रिकॉर्ड प्राप्त है इसके पास। कुल 31 साल तक ये वजीर बना रहा, ठीक। तो एक असद खां से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि सबसे लंबे समय तक वजीर कौन रहा? असद खां। और सबसे लंबे समय तक किस मुगल शासक ने शासन किया? तो औरंगजेब ने। अब ध्यान देंगे आप कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, इसके तीनों पुत्र कोशिश करते हैं कि अगला राजा मैं बनूं, अर्थात अगला मुगल शासक मैं बनूं। और इसी वजह से होता क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु की सूचना जैसे ही इनको मिलती है तो तुरंत मुअज्जम उस समय कहां का सूबेदार है? काबुल का। ये काबुल से कहां चलेगा? आगरा की तरफ, ठीक है। और इस बात की जानकारी और किसको चली? आजम को भी। तो आजम उस समय कहां का सूबेदार था? अहमदनगर गुजरात का, ठीक है। और ये कहां चला? ये भी चला आगरा की तरफ। रास्ते में मुअज्जम और आजम आगरा से थोड़ा सा पास में आप देखेंगे एक जजाऊ नामक स्थान है, ठीक है। और वहीं पे मुअज्जम और आजम दोनों की मुलाकात होती है और दोनों कोशिश में ये रहते हैं कि मैं अगला शासक बनूंगा तो मैं अगला शासक बनूंगा। और इस स्थिति में होता क्या है कि इन दोनों के बीच एक फाइट होती है, एक लड़ाई होती है, एक युद्ध होता है इन दोनों के बीच। और उसी युद्ध को नाम दिया गया किसका? जजाऊ का युद्ध। ये जजाऊ का युद्ध जो आप देख रहे हैं वो किसके किसके बीच लड़ा गया? तो आजम और मुअज्जम के बीच। इसे आप ध्यान रखेंगे जजाऊ के युद्ध को, ठीक है। अब इसके बाद एक बात यहां पे और ध्यान दीजिएगा कि हुआ ये कि जो आजम था इसको संरक्षण प्राप्त हुआ इस युद्ध में, यानी जजाऊ के युद्ध में, किसका? तो असद खां का। और असद खां कौन था? तो असद खां औरंगजेब का वजीर था, या फिर असद खां मुगल सल्तनत का सबसे लंबा समय तक रहने वाला वजीर था। 2 फैक्ट्स असद खां के बारे में इस तरह से आप लिंक करेंगे, ठीक है। अब लेकिन देखिए हुआ ऐसा कि आजम को असद खां का संरक्षण तो जरूर मिला, लेकिन इसके बावजूद भी आजम हार गया। किससे? मुअज्जम ने। यानी मुअज्जम इस जजाऊ के युद्ध में जीत गया और आजम हार गया। और हारते ही आजम की हत्या कर दी, यानी इनकी हत्या हो गई, यानी इनकी भी कहानी खत्म। अब कौन बचा? मुअज्जम बचा और कामबख्श बचा, ठीक है। अभी कामबख्श से कोई मुलाकात नहीं हुई थी और मुअज्जम ने खुद को बहादुर शाह प्रथम के नाम से, किसके नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। ये नाम आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे इतिहास में औरंगजेब के बाद अगला मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ही होगा। तो वो बहादुर शाह प्रथम कौन था? तो यही मुअज्जम था, ठीक है।
अब हुआ ये कि ये मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या कहाँ बैठा, मुगल राजगद्दी पर, और अगला शासक कौन हुआ, मुअज्जम कहें या फिर बहादुर शाह प्रथम कहें, ठीक है। अब यहां पे एक बात और भी ध्यान देंगे कि अभी इससे खतरा था किसको, मुअज्जम को, क्योंकि बाकी तो इसका कोई उत्तराधिकारी था नहीं और पोस्ट तो उस समय वंशानुगत ही होते थे। इसने क्या किया कि सोचा कि इनको निपटा लेते हैं, और 1709 ईस्वी में मुअज्जम ने हैदराबाद के समीप कामबख्श की भी हत्या कर दी, यानी कामबख्श की भी कहानी खत्म। अब अकेले कौन बचा, मुअज्जम अर्थात बहादुर शाह प्रथम, और यही अगला मुगल बादशाह है। इस समय यानी इतनी कहानी होते होते मुअज्जम की उम्र 65 साल हो चुकी थी, यानी ये 65 साल का हो चुका था, और इसी वजह से इतिहास में इसे बूढ़ा बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अब तक का मुगल का सबसे बूढ़ा बादशाह, सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला कौन हुआ, मुअज्जम अर्थात बहादुर शाह प्रथम। तो इसे किसके नाम से जाना गया, बूढ़ा बादशाह के नाम से। एक और बात, बहुत ज्यादा उम्र थी, किसी भी चीज का ख्याल रहता नहीं होगा, तो इसे शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना गया। ध्यान देंगे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि इसे शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना गया, और इसे बूढ़ा शासक के नाम से भी जाना गया, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि मुअज्जम ने प्रयास क्या किया कि शांति प्रिय शासन किया जाए, और शांति प्रिय शासन करने के लिए क्या करना होगा कि जो हमारे विद्रोही हैं, जिनका हमसे नफरत है, उनसे प्रेम बढ़ाया जाए। तो इसी वजह से, इसी बात को ध्यान देते हुए बहादुर शाह प्रथम ने जब वो राजगद्दी पे बैठा तो क्या करा, इसने मेल मिलाप की नीति शुरू की। ध्यान देंगे यहाँ पे ये वर्ड मैंने लिखा हुआ है। तो मेल मिलाप की नीति किसने शुरू की, बहादुर शाह प्रथम ने। अब मेल मिलाप की नीति शुरू करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले एक उस समय टैक्स था जजिया कर, जो औरंगजेब के द्वारा वसूला जाता था, ठीक है, और जजिया जो होता था वो नॉन मुस्लिम देते थे, ठीक। तो इसने क्या किया कि सबसे पहले जजिया कर को क्या किया, बंद कर दिया। तो जजिया कर को बंद करने वाला एक शासक और कौन हो गया, बहादुर शाह प्रथम। अगर हम आपको लेके चलेंगे जब मुगल सल्तनत में, तो वहां अकबर का भी नाम आएगा इसके लिए, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, हम अभी जो देख रहे हैं उसको सीखने का प्रयास करें। तो इसने क्या किया, जजिया कर को समाप्त किया, यानी जजिया कर को बंद करने का काम बहादुर शाह प्रथम ने किया, ठीक है। तो एक तो काम इसने अच्छा किया, एक मेल मिलाप का काम इसने कर डाला। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि उस समय मराठा जो थे उनका पावर बढ़ रहा था, ठीक है, और मराठा जो थे वो हिंदुत्व के ऊपर काम कर रहे थे, हिंदू धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे थे, ठीक। और ये बात हम आपको इन डिटेल बताएंगे अभी कुछ देर में, जब हम शिवाजी पढ़ेंगे, ठीक है, मराठा शासक और पेशवा पढ़ेंगे, तो वहां मैं इस चीज को बताऊंगा कि किस तरीके से भक्ति आंदोलन आता है, उसके संत तुकाराम का क्या प्रभाव होता है, और किस तरीके से मराठा का उत्कर्ष होता है। इन सभी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे कि इसने पहला काम तो कर दिया हिंदू के फेवर में, ठीक, पहला काम किया, जजिया बन गया। दूसरा इसने क्या करा कि मराठाओं के साथ बेहतर संबंध करने के लिए, अभी अभी मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि औरंगजेब जब भाग करके कहाँ आया था, संभाजी के पास, तो पीछे से जो ये मोहम्मद अकबर था भाग करके कहाँ आया था, संभाजी के पास, और पीछे से औरंगजेब पीछा करते हुए पहुंच गया था। जब यहाँ आया था तो अकबर, तो मोहम्मद अकबर तो भाग गया, वो अकबर नहीं जो जलालुद्दीन अकबर था, वो नहीं, ये जो अकबर है वो औरंगजेब का पुत्र है, मोहम्मद अकबर है, ठीक है। ये तो काबुल भाग गया, लेकिन पकड़े गए थे कौन, संभाजी, और संभाजी को यहाँ से उठा करके लेके चला गया था कौन, औरंगजेब, और ले जाकर के अपने यहाँ बंदी बना दिया था, कब, 1679 में, ठीक है। अब यहां से ले जाकर के औरंगजेब तो संभाजी को क्या कर दिया था, सॉरी संभाजी नहीं, साहू जी, साहू जी को क्या कर दिया था, बंदी बना रखा था, ठीक है। अब इस साहू जी को बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया, बंदी से मुक्त कर दिया। जिस साहू जी को औरंगजेब ने बंदी बनाया था, उसे 1707 ईस्वी में मराठों से अच्छा संबंध बनाने के लिए बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया, आजाद कर दिया। तो इस तरीके से हम बहादुर शाह के बारे में कुछ चीजें देखें, आगे और भी देखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि बहादुर शाह प्रथम मराठाओं से बेहतर संबंध के लिए शिवाजी के पुत्र को औरंगजेब की जो कैद में था उसे आजाद कराया, ठीक। इसके साथ साथ बहादुर शाह प्रथम को बुंदेल शासक छत्रसाल जो थे, और भरतपुर का शासक कौन था, जाट चूड़ामन, ठीक है।
तो भरतपुर का जो जाट शासक था चूड़ामन और बुंदेल का जो शासक था छत्रसाल, इसका भी साथ मिला किसको? बहादुर शाह प्रथम को। और बहादुर शाह प्रथम प्रयास भी कर रहा था कि शांति प्रिय तरीके से शासन करा जाए, बहुत ज़्यादा उम्र भी थी। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अकबर के समय तक तो बहुत अच्छा संबंध था मुगलों का और सिखों का, कोई विवाद नहीं था। क्योंकि आप पढ़ते हैं कि रामदास नगर बसाया गया, अकबर ने 500 बीघा जमीन भी दी, बहुत सारी चीज़ें हम मुगल काल में पढ़ेंगे। और खास करके जब हम सिख धर्म पढ़ रहे होंगे उस समय भी इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे ही जहांगीर का शासन आता है उस समय से मुगलों और सिखों के बीच आपसी विवाद शुरू हो जाता है। ठीक है, और इन दोनों का जो विवाद है वो अब लगातार जारी रहता है। तो यही वजह था कि मुगलों का और सिखों का जो संबंध था वो खराब हो चुका था। और औरंगजेब के समय में तो और ज़्यादा खराब था, उसने गुरु तेग बहादुर की हत्या भी करा दी थी। ठीक, तो अब हुआ क्या कि बहादुर शाह प्रथम चाहता था कि कुछ भी करके सेटलमेंट कर लिया जाए सिखों से भी, क्योंकि वो हर तरह से शांति बहाल करना चाहता था। ठीक, और यही वजह हुआ कि बहादुर शाह प्रथम 1707 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के पास गया और उनसे क्या किया? संधि करने का प्रयास किया, और वो संधि भी हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश अगले ही साल यानी 1708 ईस्वी में जो गुरु गोविंद सिंह थे, और ये गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह के साथ क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह 1708 ईस्वी में, यानी कि जिस वर्ष संधि हुई 1707 में, उसके अगले ही वर्ष 1708 में ये इनकी मृत्यु हो गई, अर्थात निधन हो गया या गुजर गया, जो भी कह लीजिए। कहाँ पे? नादेड़ नामक जगह पे। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, इस जगह को। ठीक है, अब ऐसा हुआ और इसके बाद अगला जो सिख का नेतृत्व करता कहें, या फिर जो अनुयायी या फिर जो इनका फॉलोअर जो गुरु गोविंद सिंह का नेतृत्व करता हुआ, वो बनता है बंदा बहादुर। कौन बनता है? अगला बन के आता है बंदा बहादुर। कैसे? क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना करा था, और इसी खालसा पंथ का नेतृत्व करने के लिए आगे कौन है? बंदा बहादुर। कौन है? बंदा बहादुर। बहादुर शाह प्रथम ने प्रयास किया कि चलो ठीक है, गुरु गोविंद सिंह से तो संधि कर ही लिए थे, बंदा बहादुर के पास चलते हैं और उससे भी संधि करते हैं, ताकि जो मुगलों का संबंध है सिखों के साथ वो बेहतर बन सके। लेकिन बंदा बहादुर ने क्या किया कि बहादुर शाह प्रथम के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, उसने अस्वीकृत कर दिया। और जवाबी कार्रवाई में 1710 ईस्वी में सरहिंद पे क्या किया? इसने अधिकार भी कर लिया। एक तो स्वीकार नहीं किए संधि, दूसरे अधिकार कर लिए। ये बात मुगलों को अच्छा नहीं लगा। ठीक, और एक काम इसने और भी किया। किसने? बंदा बहादुर ने। ये गुरु नानक के और गुरु गोविंद सिंह के नाम से इसने सिक्के भी चलवाए। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये लाइन जो मैं मार्क कर रहा हूं उसे आप खासकर ध्यान देते चलेंगे। ठीक है, तो इसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के भी चलवाए। ये बात मुगलों को अच्छी नहीं लगी, और फिर मुगलों ने क्या किया कि मौका देख करके, और 1712 ईस्वी में, कब? 1712 ईस्वी में लाहौलगढ़ के पास क्या किया कि बंदा बहादुर को वहीं पे घेर लिया, और घेर करके बंदा बहादुर को पराजित कर दिया, यानी बंदा बहादुर हार गया यहाँ। लेकिन इसी दौरान जो मुगल शासक था, कौन? बहादुर शाह प्रथम, इसकी क्या हो जाती है? डेथ, यानी बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए और समस्या क्या हुआ कि अगर ये स्टेबल रहते तब तो थोड़ी इनकी शक्ति बढ़ती भी। ऐसे ही औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपस में लड़े, जिसकी वजह से मुगलों का पतन होना धीरे धीरे शुरू हुआ। कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जो खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद ही। ठीक, और यहां पर भी वही कंडीशन होता है कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, और बहादुर शाह प्रथम के जो 4 लड़के होते हैं ये भी आपस में सोचते हैं कि मैं अगला शासक बनूं और मैं अगला शासक बनूं। इस चक्कर में ये भी आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन इससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी है जिसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो फैक्ट्स क्या है कि बहादुर शाह ने, यानी जो बहादुर शाह प्रथम था, मैं बहादुर शाह कह रहा हूं, इसका मतलब आप बहादुर शाह प्रथम ही इस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, क्योंकि अभी पीरियड किसका चल रहा है? बहादुर शाह प्रथम का। ठीक है, और ध्यान देंगे बहादुर शाह प्रथम के समय राजस्थान 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक मारवाड़ के नाम से जाना जाता था और दूसरा आमेर के नाम से। किसके नाम से? आमेर के नाम से। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि मारवाड़ जो है वो वर्तमान का जोधपुर है, और जो आमेर है वो वर्तमान का जयपुर है, और इसी 2 भागों में बटा हुआ था कौन? राजपूताना, यानी राजस्थान। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसके बाद क्या हुआ कि मारवाड़ के जो शासक थे कौन? अजीत सिंह,
और आमेर के शासक उस समय कौन थे? जय सिंह। ये जब तक औरंगजेब जिंदा रहा ये अपने आप को औरंगजेब के अधीन रखे, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई, इन्होंने खुद को मुगलों से स्वतंत्र घोषित किया। यानी कि जो अब तक मुगल का हिस्सा हुआ करता था, कौन? मारवाड़ और आमेर, अर्थात जोधपुर और जयपुर, उन्होंने जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। यह भी एक मुगल के कमजोर होने का पार्ट बन सकता है। ठीक है, अब यहां से ध्यान देंगे एक बात और, इस बात की जानकारी किसको पता चलती है? बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह सोचता है कि नहीं, अपना राज्य किसी भी स्थिति में समेटना चाहिए, और वो क्या करता है कि एक स्ट्रैटेजी बनाता है कि क्या करके इसको फिर से अपने आप में मिला लिया जाए। ठीक है, तो उसने मारवाड़ को पुनः अपने अंदर लेना चाहा कि फिर से वो मुगल का हिस्सा हो जाए। इसके लिए उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या बनाई कि वो मारवाड़ ना पहुंच के सबसे पहले कहां पहुंचा? आमेर पहुंचा। ठीक है, और यहां पर बहादुर शाह प्रथम आमेर पहुंचने के बाद यहां एक व्यक्ति हैं विजय सिंह। कौन? विजय सिंह। उनको आमेर का राजा घोषित करता है। विजय सिंह को आमेर का राजा घोषित करता है और विजय सिंह के साथ कहां चल देता है? मारवाड़। यानी कि मारवाड़ क्या, जहां पर की शासन था, किसका शासन था मारवाड़ में? तो अभी अभी हमने आपको बताया किसका शासन था? अजीत सिंह का। ठीक है, तो चल देता है कहां? अजीत सिंह पे आक्रमण के लिए। यह बात जब पता चलती किसको? मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को फिर से मुगलों के सामने सरेंडर कर देते हैं, यानी आत्मसमर्पण, कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरीके से मारवाड़ तो फिर क्या हो गया? मारवाड़ आ गया मुगलों के खेमे में। ठीक है, अब एक बात यहां पे ध्यान देंगे कि इतनी कहानी हुई, इसके बाद इतिहास, एक प्रश्न यहां से बनता है, इसको मैंने इसीलिए नोट करके लिखा है, ध्यान देंगे, और नोट में भी एक अलग कलर डालने का प्रयास किया कि उन दिनों, यानी इन सभी घटना को एक इतिहासकार लिखे, उनका नाम क्या था? सिडनी ओवन। क्या नाम था? सिडनी ओवन। और इसी सिडनी ओवन ने कहा है कि एक आखिरी मुगल बादशाह जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है वो है बहादुर शाह प्रथम। कौन है? बहादुर शाह प्रथम। यानी कि ये प्रश्न डायरेक्ट आया हुआ आपके पेपर में कि सिडनी ओवन ने किस मुगल शासक के बारे में कहा है कि ये एक अंतिम मुगल शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है, तो वो है बहादुर शाह प्रथम, जिसके बारे में ऐसा सिडनी ने कहा है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आपको ये बात पता चल चुकी है कि लाहौलगढ़ के पास जब बंदा बहादुर को घेर लिया गया था उसी दौरान किसकी मृत्यु हो जाती? बंदा बहादुर तो हार जाता है, लेकिन इसी दौरान मृत्यु हो जाती है किसकी? बहादुर शाह प्रथम की। ठीक है, और बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु, यानी कि ये घटना कब है? 1712। यानी कि 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई। और बहादुर शाह प्रथम के कौन कौन? 4 लड़के थे। कौन कौन? तो एक था जहांदार शाह, एक था रफी उस खान, एक था अजीम उस खान और एक था जहान शाह। यानी कि बहादुर शाह प्रथम के 4 लड़के, जहांदार शाह, रफी उस खान, अजीम उस खान और जहान शाह। ठीक है, इन चारों के बीच एक होड़ सी मच गई कि अगला शासक मैं बन जाऊं। ठीक है, और अगला शासक बनने का इन चारों के बीच आपसी होड़ मचा। इसमें जहांदार शाह जो था इसको संरक्षण प्राप्त हुआ। जो औरंगजेब का वजीर था कौन? असद खां, और असद खां का पुत्र था कौन? जुल्फिकार खां। कौन था? जुल्फिकार खां। तो इसी जुल्फिकार खां का साथ मिला किसको? जहांदार शाह को, और इसके साथ को पा करके बाकी 3 लोग, रफी उस खान, अजीम उस खान और जहान शाह, इन तीनों की हत्या कर दी। किसने? जहांदार शाह ने। किसका साथ पा करके? जुल्फिकार खां। अब भाई देखिए, इतना ये मदद किया है तो जैसे ही ये राजा बनेगा, कौन? जहांदार शाह, क्योंकि अब तो बाकी लोगों को राजसद से हटा दिया तो खुद ही राजा बनेगा। तो जैसे ही अगला शासक कौन बनता है? जहांदार शाह। ठीक है, यानी कि अगला मुगल बादशाह कौन बना? जहांदार शाह। तो उसने क्या किया कि जुल्फिकार खां को अपना वजीर नियुक्त कर लिया। ध्यान देंगे, मुगल काल में वजीर प्रधानमंत्री का पोस्ट होता था। जैसे आप मराठा में चलेंगे तो पेशवा जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, तो उसी तरीके से जो वजीर होता था मुगल समय में वो किसके पोस्ट के बराबर होता था? प्रधानमंत्री के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया या वजीर नियुक्त कर लिया। ठीक है, और
इन्हीं के पिता थे, किसके? जुल्फिकार खां के। कौन? असद खां। ठीक है, और असद खां को इसने क्या किया कि अपना वकील नियुक्त कर लिया। तो इस तरीके से असद खां जहांदार शाह के वकील नियुक्त हुए और जुल्फिकार खां जहांदार शाह का प्रधानमंत्री बना या वजीर बना, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दोनों पोस्ट सेम ही हैं। अब ध्यान देंगे कि जहांदार शाह भी अपने पिता से काफी प्रभावित था। इसके पिता कौन? बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम ने भी मेल मिलाप की नीति अपनाई थी और जहांदार शाह भी मेल मिलाप का नीति अपनाया था। लगभग 51 साल की उम्र हो रही थी जहांदार शाह की जब ये शासक बना था और लगभग ये 65 साल की उम्र में ये बने थे। ठीक, इसके बाद अब देखिए क्या हुआ कि इसने जब मेल मिलाप की नीति अपनाई तो करना क्या था? करना यही था कि जो भी अगल बगल के लोग हैं उनसे मेल मिलाप बनाया जाए। और इसी मेल मिलाप के चक्कर में इसने मारवाड़ के जो शासक थे उन दिनों, कौन? अजीत सिंह। कौन? अजीत सिंह। उनको महाराजा की उपाधि दी। तो एक प्रश्न बन सकता है कि अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? उत्तर होगा जहांदार शाह। ठीक है, और एक काम इसने और भी किया, क्योंकि राजपूताना में उस समय दो पार्ट था, एक था मारवाड़ और एक था आमेर। तो मारवाड़ के तो शासक अजीत सिंह को इसने महाराजा की उपाधि दे दी। ठीक है, और महाराजा की उपाधि देने के साथ ही गुजरात का सूबेदार भी उनको बना दिया। अब तो ये पक्का है कि इसकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या किया जहांदार शाह ने कि जो अगले, यानी कि मारवाड़ तो हो गया, अब बचा कौन? आमेर। तो जो आमेर के शासक थे, कौन? जय सिंह, उनको सवाई मिर्जा की उपाधि दी। किसने? जहांदार शाह ने। और सवाई मिर्जा की उपाधि देने के साथ साथ एक और काम किया कि मालवा का सूबेदार भी बना दिया। और खुश। ठीक है, तो इतना काम करके इसने मेल मिलाप की नीति तो अपनाई, बाकी सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इसी दौरान होता यह है कि जहांदार शाह को एक दिल्ली की वेश्या, जिसका नाम इतिहास में लाल कुंवरी के नाम से फेमस है, ठीक है, उस लाल कुंवरी पे इसका दिल आ जाता है और इसने लाल कुंवरी से शादी कर ली। ठीक, इसके बाद हुआ क्या कि लाल कुंवरी के जितने भी रिश्तेदार थे उनको मुगल दरबार में अच्छे अच्छे पद दे दिए। काम से कोई मतलब नहीं रहता था, मुगल शासन कैसा चल रहा है इससे बहुत ज्यादा मतलब अब जहांदार शाह को नहीं रहने लगा। इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित हो गया कौन? फर्रुखसियर। कौन? फर्रुखसियर। अब ये फर्रुखसियर कौन है? तो आपको मैंने बताया कि जहांदार शाह 4 भाई था। कौन? जहांदार शाह, रफी उस्सान, अजीम उस्सान और जहान शाह। तो इसी अजीम उस्सान का पुत्र है कौन? फर्रुखसियर। यानी अजीम उस्सान का पुत्र कौन है? फर्रुखसियर। अजीम उस्सान की तो कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन इसी का पुत्र फर्रुखसियर है। ठीक, और ये देखता है कि जो हमारे शासक है कौन? जहांदार शाह, इनकी स्थिति सही नहीं है। इनकी अयोग्यता की वजह से इसने सोचा कि किसी भी तरीके से मुगल शासन को तो बचाना है, और यही षड्यंत्र रच के फर्रुखसियर ने इलाहाबाद का उस समय सूबेदार हुआ करता था अब्दुल्ला खां। कौन? अब्दुल्ला खां। और पटना का सूबेदार हुआ करता था उस समय हुसैन अली खां। ठीक है, कौन? इलाहाबाद का सूबेदार हुआ करता था अब्दुल्ला खां और पटना का सूबेदार हुआ करता था हुसैन अली खां। इन्हीं की मदद से 1713 ईस्वी में जहांदार शाह की हत्या करा दी। अब ये लोग हैं कौन, या फिर इनका हमारे एग्जाम में क्या रोल है, क्यों इनका नाम हम जान रहे हैं? तो आपने नाम सुना होगा सैयद ब्रदर्स का, जिसको कि किंग मेकर के नाम से भी जाना गया। ठीक, क्योंकि इनकी एक समय, आगे हम इनको पढ़ाएंगे आपको, तो देखेंगे कि 3-4 शासकों को तो ये ऐसे बनाते हैं कि ये चाहते हैं तो ये शासक बनता है और ये चाहते हैं तो वो शासक नहीं बनता है। और इस चीज़ को मोहम्मद शाह, यानी जिसको हम रंगीला बादशाह कहते हैं, उन्हीं ने इनकी हत्या कराई। क्यों कराई ये चीज़ हम आगे वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल देखते हैं कि जो ये अब्दुल्ला खां हैं और हुसैन अली खां हैं, इनको हम सैयद ब्रदर के नाम से जानते हैं, जिसमें अब्दुल्ला खां बड़ा भाई है और हुसैन अली खां छोटा भाई है। ठीक है, हत्या करा दी गई किसकी? जहांदार शाह की। अब जहांदार शाह की जब हत्या करा दी गई तो अगला शासक कौन बनेगा? स्वाभाविक सी बात है, फर्रुखसियर बनेगा। ठीक है, और इस तरीके से मुगल बादशाह फर्रुखसियर बना। ठीक है, अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि जहांदार शाह के करीबी कौन थे? तो जहांदार शाह को शासक बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प किया जुल्फिकार खान ने, और इनके पिता थे असद खान। तो यही दोनों जहांदार शाह के करीबी थे उस समय के, और इन दोनों को जैसे ही फर्रुखसियर शासक बनता है इन दोनों की हत्या करा देता है, ताकि रास्ते का सारा कांटा साफ। और इसके बाद होता यह है कि फर्रुखसियर अगला शासक बनता है मुगल बादशाह का। ठीक है,
और मुगल बादशाह का शासक बनते ही अब इसकी मदद किसने की थी भाई, तो इसकी मदद करी थी अब्दुल्ला खान ने, हुसैन अली खान ने। तो स्वाभाविक सी बात है कि हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को एक अच्छा पोस्ट मिलेगा, ठीक। और आगे फारूकसियर क्या क्या काम करता है, कब से लेके कब तक शासन करता है, इस सभी चीजों को हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। ये वीडियोज यहीं पे इसलिए रोकते हैं कि आप इस वीडियो का फीडबैक जरूर देंगे कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। इन डिटेल ले जाने की वजह से थोड़ा सा कंटेंट लंबा हो सकता है, लेकिन वास्तव में इन सभी जगहों से प्रश्न बने हुए हैं। इवन मैं इस चीज को बीपीएससी के एग्जाम तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक। तो वहां के क्वेश्चन बैंक्स देखने के बाद इन जगहों तक से प्रश्न उठाया गया, इस वजह से थोड़ा डिटेल लेके चलना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छा है, एक कहानी आपके साथ डेवलप होगा अगर आपके माइंड में, तो आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। चीजों को लिंक करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप अब इस वीडियो का फीडबैक जरूर देंगे। इसी वजह से मैं इस वीडियो में आपसे कोई प्रश्न भी नहीं पूछ रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको फीडबैक देना है ताकि अगला वीडियो में कंटिन्यू कर सकूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।